Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today's topic is elementary probability in last lecture, and now we start this lecture from Venn diagram. A diagram that is used to represent sets by circular regions. Parts of circular regions are their complements. With respect to a rectangle representing the sample space, S is called a Venn diagram devised by English logician John Venn. The Venn diagram are used to represent sets and subsets in a particular way and to verify the relationship among sets and subsets. Venn diagram ये बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिवाइस है जो जॉन वेन इन्होंने ये एक डिवाइस दी है। उन्होंने बताया है कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि आपने यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को रेक्टेंगल में मेंशन करने हैं और जो सबसेट्स हैं उनको एक सर्कुलर रीजन में शो करने हैं। सर्कुलर रीजन में हम सबसेट्स को उनके एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसा यहाँ देखें कि सैम्पल स्पेस हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में जो यूनिवर्सल सेट है वो हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगल में शो किए जाएंगे और जो इवेंट्स हैं जिसको सबसेट्स कहते हैं, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, उनके एलिमेंट्स को हम एक सर्कुलर रीजन में, फॉर एग्जांपल when one die is rolled the sample space is 1 2 3 up to 6. Let's say A is even number and B is odd number, then these three sets, one is S is all elements of S are represented in this rectangle, and elements of A is written in a circular region, and similarly in circular region of B. तो इस तरह से हम इन सेट्स को एक डायग्राम की फॉर्म में लिख लेते हैं कि एस सैम्पल स्पेस को रेक्टेंगल के अंदर और जो सब सेट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको सर्कुलर रीजन में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर फर्ज करें कि इस तरह से सैम्पल स्पेस हमारे पास वही 1 to 6 है और ए अगर हम चेंज कर दें 2 4 6 की बजाय 5 कर लें, अगर बी है हमारे पास 1 3 5, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट यूं हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 5, बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, 6 इन दोनों में शामिल नहीं है लेकिन सैम्पल स्पेस में है, तो 6 इस तरह से ए और बी के बाहर हम इस तरह शो कर देते हैं और पूरे रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे एस के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, इससे ये भी अंदाज़ा होता है, जल्दी से हमें क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। फर्ज करें यहाँ देखें कि ए और बी इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं होते तो हम कहते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, कि ओवरलैप नहीं कर रहे, कोई पॉइंट इन दोनों सेट्स के अंदर या इवेंट्स के अंदर कोई कॉमन नहीं है। सो दीज टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरसेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स आर आउटकम्स देन they are known as called not mutually exclusive, और अगर इनमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time. That is, they have no points in common. In other words, two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if A intersection B is empty set.
नहीं, कोई से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे जब वो एक साथ वाक़या ना हो सकें, मतलब कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। और या इसे ऐसे हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं कि दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे अगर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी सेट है तो हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और वेन डायग्राम में अगर हम इसको शो करें तो जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ कॉमन पॉइंट है, उनको कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जिनमें कॉमन पॉइंट नहीं है, जो एक साथ अकर नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनको दोबारा दिखा दिया गया है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में याद रखेंगे ये इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और इंटरसेक्शन एग्जिस्ट जब ना करे तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली। अगर हम तीन सेट्स को एक वेन डायग्राम में शो करें तो उसका तरीकाकार ये है कि ए के एलिमेंट्स ए में आ जाएंगे, और बी के एलिमेंट्स बी में, इस तरह सी के एलिमेंट्स सी सर्कुलर रीजन में। लेकिन हमें ये ख्याल करना है कि इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं, लाइक ए बी के जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन है, जैसे 1 5 10, ए एंड बी 1 5 एंड 10, ये एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, तो हम इनको कॉमन पॉइंट्स में इनके ओवरलैपिंग के थ्रू इनको शो करेंगे। ऐसे ही ए और सी के जो कॉमन पॉइंट हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करना है हमें वेन डायग्राम के उनके कॉमन एलिमेंट्स हम उनको इस तरह से शो करें। इसी तरह से बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 10 और 7 है यहाँ। सो इनमें जो 2 है, तीनों सेट्स में नहीं है, तो वो 2 हमने रेक्टेंगल में रखेंगे, क्योंकि ये 1 से 10 तक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे, और जो ए में है वो ए में मेंशन हो जाएंगे, बी के बी में, सी के सी में। और इनमें जो इंटरसेक्शंस हैं वो इस तरीके के साथ इनको डिज़ाइन कर लेना है। आप और से देखें कि ए के एलिमेंट्स ए में शामिल हैं, बी के बी में, सी के सी में, लेकिन इनकी आपस में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। सो नेक्स्ट देखें कि हाँ, इनको इस तरह से शेड करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए के एलिमेंट्स को, बजाय कि इनके मैं नंबर्स ए की जो एलिमेंट्स हैं यहाँ मैं लिखूं, इनको एक शेड की फॉर्म में इनको शो किया जा सकता है कि वेन डायग्राम का रिलेशन, वेन डायग्राम को समझने के लिए इसको देखें। ए अगर मैंने शो करना है तो एक सर्कुलर रीजन में ए को लिखा, उसको शेड कर दिया। तो ये डायग्राम बता रही है कि ए सेट के एलिमेंट्स ये शेड करके शो कर दिए गए। So we represent this event A or this set A by shading this circular region in present in the rectangle, and rectangle is known as S. And here also A complement का मतलब होता है कि other than A के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने शेड कर देना है। जैसे S डिफरेंस A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के माइनस कर दिए जाएं तो वो ए कम्प्लीमेंट होता है। यहाँ ए कम्प्लीमेंट को इस तरह से वेन डायग्राम में शो किया जा सकता है कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, बगैर ए के अलावा, अदर देन ए। तो अदर देन ए जो है उनको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, आप देखें ए यूनियन बी के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, अगर ए यूनियन बी होता तो हम इनको हाईलाइट कर देते, लेकिन अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से इनके अलावा जो एस का पोर्शन बनता है, जो रीजन बनता है, उसको हम शेड कर देते हैं। तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है शेडेड एरिया। Similarly, this shaded area A intersection A and B, this represents the A intersection B and A union B, both A and B shaded area, and A difference B. हाँ, A difference B को समझें, A में से माइनस कर दिया गया है B के एलिमेंट्स को, यानी A में अगर B के एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उनके अलावा जो हमारा A है उसको हम कहेंगे A डिफरेंस B।
ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दें, निकाल दें जो बी के अंदर भी मौजूद हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो इनमें कॉमन पॉइंट्स हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। अच्छा, ए डिफरेंस बी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी। इसको ऐसे पढ़ें, ए बट नॉट बी, यानी बी के अलावा ए के एलिमेंट्स लेकिन बी के एलिमेंट्स ना हों, ए के हों और बी के ना हों। तो यहाँ देखें, ए बट नॉट बी, यानी ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो वो ये फॉर्म बन जाती है आपकी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बी डिफरेंस ए मीन्स द एक्सक्लूड द एलिमेंट्स फ्रॉम बी ऑफ ए के एलिमेंट्स को बी में से निकाल दें तो बाकी जो पोर्शन बचेगा जो शेड किया गया है उसको हम कहेंगे बी डिफरेंस ए, या उसको ऐसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि नॉट ए बट बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए नहीं है लेकिन बी के एलिमेंट्स हैं। तीन सेट्स को अगर वेन डायग्राम में शो करें और उनका रिलेशनशिप देखें, शेड करें, ये जो रिलेशन नीचे दिया गया है उसको अगर हम शेड करें, इसमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों का कॉमन पोर्शन, तो तीनों का कॉमन पोर्शन जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हाईलाइट कर दिया गया है। और यहाँ देखें ए एंड बी एंड नॉट सी, यानी ए और बी हो लेकिन सी ना हो, तो ए और बी का इंटरसेक्शन पे गौर करें, ये पोर्शन बनता है और इसमें से सी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जब सी को एक्सक्लूड किया तो हमारे पास ये शेडेड एरिया बचता है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के पोर्शन में से सी को स्किप कर दिया गया है। ये सारा सी था, यानी ए इंटरसेक्शन बी में इतना पोर्शन आ रहा था, सी भी है उसके अंदर मौजूद, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है या उसको निकाल दिया गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यही समझ लें कि नॉट सी, इसको पढ़ते हैं नॉट सी। अब यहाँ नॉट ए बट बी एंड सी, बी और सी हों लेकिन ए ना हो, तो ये पोर्शन बन जाता है। इसके अंदर बी ना हो, ए और सी हो, तो देखो ए और सी हैं लेकिन बी का एलिमेंट कोई भी नहीं है, ए भी है सी भी है लेकिन बी नहीं है। इसका ये मतलब होता है ए है बी नहीं है और ना ही सी है, तो वो ये वाला पोर्शन है, यानी जस्ट ए है, ना ही बी और ना ही सी। इसके अंदर बी मौजूद है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नहीं है और ना ही सी है। तो देखो बी ही जस्ट प्योरली बी के एलिमेंट्स हैं, और ऐसे तमाम पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। सो इस तरह से हमें जो वेन डायग्राम है वो सेट्स के रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, और इनको अंडरस्टैंड करना वेन डायग्राम के थ्रू वो इजी होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लेइंग कार्ड्स का बहुत रोल है, तो प्लेइंग कार्ड्स को पहले समझना होगा, इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, ये ताश के पत्ते कहा जाता है इनको। ताश के पत्तों के बेसिकली 4 सूट्स होते हैं। देखें, एक शेप ये होती है, अगर कार्ड्स के पत्तों को देखा जाए तो उसमें हार्ट, इसको हार्ट बोला, डायमंड, ठीक है, स्पेड, ये है क्लब। हार्ट और डायमंड रेड में होते हैं। आम तौर पर ताश के पत्तों का ये जो साइन है इसको पान का पत्ता बोलते हैं, यानी पान। और ये इट पंजाबी में कहते हैं, इसके इट का पत्ता है। ये हुक्म और ये चिड़िया बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे क्लब, इसको स्पेड, और ये डायमंड और ये हार्ट को याद रखना। टोटल अगर आप पूरी ताश की डेक को देखें
वो जो पूरी कॉपी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। ये 4 तरह से 4 सिंबल्स हैं। इन 4 सिंबल्स को सूट्स कहा जाता है। जैसे ये क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। There are 4 suits. Suit's name is club, spade, heart and diamond, and in each suit there are 13 cards. Let's say it's 1 to 10, and then J for jack, Q for queen and K for king. तो पंजाबी में गोला, बेगी और बादशाह पढ़ते हैं इसे, और इसको पढ़ते हैं यक्का। तो एस, ACE, एस बोलते हैं। एस, ये 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एस ऑफ क्लब, 2 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब। ऐसे ये कार्ड जो है, पिक्चर कार्ड जिसके ऊपर फेस बना हुआ है, ये जैक ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब एंड किंग ऑफ क्लब। सिमिलरली here spade, ace of spade, 2 of spade, jack of spade, king of spade, heart, 5 of heart, 7 of heart, ऐसे पढ़े जाएंगे। 10 of heart, queen of heart, diamond, ace of diamond, 2 of diamond। तो ये डायमंड के हैं। तो देखें आधे पत्ते 13 to the 26 रेड है और ये हाफ 26 ब्लैक है। इन 52 कार्ड्स के अंदर 4 कार्ड्स एसेस कहलाते हैं। देयर आर 4 एसेस एंड ये फेस कार्ड्स कहते हैं इन्हें। फेस कार्ड्स आर 12, 3 4 आर 12। 12 पत्ते होते हैं जिनको पिक्चर कार्ड्स, पिक कार्ड्स, फेस कार्ड्स बोला जाता है। और नंबर कार्ड्स हैं जिसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं 2 3 4, ये 9 है। ईच सूट में 9 है। हर सूट के अंदर 9 पत्ते नंबर कार्ड्स हैं। तो 9 4s आर 36, तो 36 कार्ड्स नंबर कार्ड्स हैं। तो इस तरह से क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स, 13 पत्ते, 13 4 52, सो देर आर 52 कार्ड्स। इन जोकर्स कार्ड्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा कार्ड्स हमें एक्स्ट्रा होते हैं। अगर कोई गुम हो जाने की सूरत में उन कार्ड्स को जो गुम हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं विद जोकर्स। जोकर कार्ड्स डेक के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जो डेक है, स्टैंडर्ड डेक है, उसमें ये जोकर शामिल नहीं होते। नोट दैट जोकर्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लब्स एंड स्पेड्स ब्लैक हैं, डायमंड और हार्ट्स रेड होते हैं। टोटल जो टिपिकल पैक है उसको डेक बोलते हैं और उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं और उसके अंदर 4 सूट्स के 52 पत्ते हैं। सूट्स हम उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंट शेप्स हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड। इनको 4 सूट्स का, इनको मजीद इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझी जा सकती है। देयर आर 4 सूट्स, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, and each suit has the 1 ace, number cards 9, 3 picture cards, so total 13, and 13 fours are 52, picture cards are 4 3 are 12, 9 fours are 36 number cards, and there are 4 spade. So total cards 52 and total number of suits are 4 in playing cards. प्रोबेबिलिटीज की मेन 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है। एक्सपर्ट्स अपने फील्ड के अंदर जजमेंट दे सकता है, वो समझ रहा होता है अपने फील्ड को। तो कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसके थ्रू वो सुजेस्ट कर सकता है कि इसके चांसेस क्या हैं किसी इवेंट के होने के। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। और क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में। एक का नाम हमारा मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल क्योंकि
क्लासिकल का मतलब ये बनता है कि जब इसकी इब्तिदा हुई थी कदीम, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ है, वो डेफिनेशन, ये किसी भी इवेंट की फेवर में जो पॉइंट्स होते हैं और टोटल से डिवाइड करके एक फॉर्मूला बनता है, उसको मैथमेटिकल भी कहा जाता है। सो क्लासिकल आर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही सेकंड टाइप है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ये यूज़ की जाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे मैथमेटिक्स में हम लिमिट्स के थ्रू कुछ थ्योरम्स प्रूव कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये वाली डेफिनेशन जो है इसमें थ्योरम्स या डेफिनेशंस प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। रिलेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सियम से एक्सियम एक यूँ कह लें कि एक्सियम्स की मदद से हम फिर थ्योरम्स प्रूव कर देते हैं, फार्मूलाज बनते हैं, फंक्शंस बनते हैं, और यूँ ये जो एक बाकायदा एक सब्जेक्ट बन जाता है। एक मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन है ये एक्सियोमेटिक, ये कदीम, ये जदीद। ठीक है, तो तीन टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर। मैथमेटिकल और क्लासिकल, ये एक टाइप हुई, दूसरी है एक्सियोमेटिक, और तीसरी रिलेटिव। कि ये जो ए की फेवर में, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि सी आर के लिए अगर क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि 40 के 40 उसकी फेवर में हो, तो 40/40 इज़ 1, तो मैक्सिमम उसकी जो रेशो बनती है वो 1 बनती है। और मिनिमम ये हो सकता है कि उसकी फेवर में कोई भी ना हो, तो 0/40 इज़ 0। तो यही वजह है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका स्टार्ट 0 से और एंड उसका 1 तक है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम यूँ कहते हैं कि 0 से 1, इन दोनों को शामिल भी करना है हमें, 0 को भी और 1 को भी। सो इस ऐसे कह लें कि मिनिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और मैक्सिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 के इक्वल होती है। A probability of 0 for an event means that event will never happen। जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 कहते हैं तो उससे मुराद होता है कि ये कभी भी वाक़या नहीं होगा, इम्पॉसिबल, या नेवर विल हैपन। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि ये होना है। 1 मीन्स द इवेंट विल ऑलवेज अकर, राइट। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम इस लेक्चर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि इसके जो एमबीज हैं वो ज़्यादा ना हो सकें।